सोचिए, देश की करीब 140 करोड़ की आबादी, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 784 जिले और लगभग 6,39,000 गांव। एक ऐसी कोशिश जहां देश के हर एक कोने में पहुंचे बिना काम पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। और सबसे हैरान करने वाली बात ना यह है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज इस बार बिना किसी कागज के टुकड़े के होने जा रहा है। एकदम पेपरलेस। हाँ, पेपरलेस। तो इस डीप डाइव में स्वागत है, जहां आज हमारा फोकस एक ऐसी खबर पर है जो देश के हर एक नागरिक से जुड़ी है। भारत का सेंसस 2027 यानी जनगणना 2027। राइट। हमारे पास इसकी आधिकारिक घोषणा से जुड़ी रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं। इस डीप ड्राइव का मकसद ये समझना है कि ये जनगणना पिछली बार से कितनी अलग होने वाली है और इसका नया डिजिटल फर्स्ट अप्रोच क्या है। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात की जाति आधारित आंकड़े, जिसे हम कास्ट इन्यूमरेशन कहते हैं, उसको जोड़ना किस तरह इस पूरी प्रक्रिया को बदल देगा। देखिए, ये जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। सही बात है। ये दुनिया के सबसे बड़े डेटा कलेक्शन एक्सरसाइजेज में से एक है। ठीक है, इसको समझते हैं। आज हम सेंसस 2027 के नए ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये सिर्फ एक रूटीन सर्वे नहीं है। अच्छा। बल्कि पॉलिसी और प्लानिंग का एक नया दौर है, जिसमें नई कैटेगरीज और डेटा जुटाने के नए तरीके शामिल किए गए हैं। एकदम आधुनिक सिस्टम। तो सबसे बड़ी और नई घोषणा से शुरुआत करते हैं, कास्ट इन्यूमरेशन। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि यही वो एक ऐलान है जिसने सेंसस को इतना महत्वपूर्ण बना दिया ना। हमारी रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी पुष्टि कर दी है। सही कहा। उन्होंने साफ बताया है कि कास्ट इन्यूमरेशन फेज 2 का हिस्सा होगा, जिसे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन या पीई कहते हैं। फेज 2, ठीक है, पर मतलब ये अचानक से नहीं हुआ ना? नहीं, ये फैसला सीसीपीए ने फाइनलाइज किया है। सीसीपीए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। एग्जैक्टली, जो कि सरकार की सबसे अहम कमिटीज में से एक है। तो इसका पॉलिटिकल और पॉलिसी लेवल पर वजन बहुत ज्यादा है। पर एक बात देखिए, डेटा का स्कोप कितना बड़ा होने वाला है इस बार। फेज 2 में सिर्फ कास्ट नहीं पूछ रहे हैं वो। हाँ, इसमें डेमोग्राफिक्स भी हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, आर्थिक पैमाने यानी इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी, माइग्रेशन का डेटा और फर्टिलिटी की जानकारी भी ली जाएगी। ओह वाओ, मतलब माइग्रेशन भी ट्रैक हो रहा है। पर सच कहूं तो जब सरकार आपसे इतनी निजी और गहरी जानकारी मांगती है तो डर लगता है। वो चिंता तो रहती है। इसीलिए इस मुद्दे पर कॉन्फिडेंशियलिटी को एक बहुत बड़ी चीज बताया गया है। दस्तावेज कहते हैं कि डेटा पूरी तरह गुप्त रहेगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट गुप्तता। ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट संस्था के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। आरटीआई एक्ट से बाहर है और कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। राइट। ये कानूनी फायरवॉल बनाई गई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ। बोलिए। अगर ये डेटा इतना बड़ा और अहम है तो क्या वाकई इसे पूरी तरह लीक प्रूफ रखा जा सकता है? मैं इसे एक लॉक्ड वॉल्ट की तरह देख रहा हूँ, एक ऐसी तिजोरी जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। आज के डिजिटल एज में क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, कानूनी तौर पर इसे आरटीआई और जुडिशियल प्रोसेस से दूर रखना ही वो तरीका है जिससे सटीक आंकड़े मिल सकें। सटीक आंकड़े कैसे? मैं समझाती हूँ। सोचिए, अगर किसी को डर हो कि उसकी आर्थिक स्थिति या माइग्रेशन का डेटा किसी कोर्ट केस में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो वो क्या करेगा? वो झूठ बोलेगा, सही जानकारी नहीं देगा। एग्जैक्टली। लोग बिना डर के अपनी सही जानकारी दे सकें, इसलिए ये कानूनी सुरक्षा जरूरी है। सरकार को आपको सजा नहीं देनी है, उन्हें बस देश की सही तस्वीर देखनी है। अच्छा, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है। हाँ, जब कानून ये गारंटी देता है कि डेटा सबूत नहीं बन सकता तो लोग भरोसा करते हैं। वैसे एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ रखना जरूरी है। कास्ट डेटा को लेकर 2 अलग-अलग विचारधाराएं हैं रिपोर्ट्स में। बिल्कुल, और दोनों के अपने तर्क हैं। एक तरफ ये माना जाता है कि इस डेटा से सरकार पिछड़े वर्गों तक कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा सटीकता से पहुंचा पाएगी। वेलफेयर स्कीम्स का बेटर टारगेटिंग होगा। राइट। और दूसरी तरफ ये चिंता भी है कि इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता है। हाँ, कि पॉलिटिक्स और ज्यादा जाति आधारित हो सकती है। दोनों ही पक्ष अपनी जगह हैं, पर एज अ फैक्ट अब ये डेटा कलेक्ट होने वाला है। सही बात है। तो अब जब हमें पता है कि कितना सेंसिटिव और डिटेल्ड डेटा कलेक्ट होना है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसे एक्चुअली कलेक्ट कैसे किया जाएगा। हाँ, मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। तो यहाँ से हम 2 हिस्सों वाली प्रक्रिया यानी 2-pronged स्ट्रक्चर पर आते हैं। राइट। फेज 1 और फेज 2। हाँ, फेज 1 है
हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसे HLO भी कहते हैं। जिसमें घरों की स्थिति और एमिनिटीज पर फोकस होगा, जैसे पानी कहाँ से आता है या घर कैसा बना है। बिल्कुल। और ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, 2027 के साइकिल के लिए। और फिर आएगा फेज 2, यानी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जहां डेमोग्राफिक और कास्ट डेटा आएगा। हालांकि इसका शेड्यूल आना अभी बाकी है। लेकिन इसमें जो सबसे माइंड ब्लोइंग चीज मुझे लगी वो है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। सेल्फ एन्यूमरेशन वाला पार्ट। हाँ, ये एक्सरसाइज 15 दिन के सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो से शुरू होगी, जिसका मतलब नागरिक अपना फॉर्म खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। और उसके बाद 30 दिन का हाउस टू हाउस आंकड़े जुटाने का काम होगा उनके लिए जो ऑनलाइन नहीं भर पाए। पर एक बात जिस पर मुझे सच में हैरानी हुई, क्या? 0 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। हाँ, कोई कागज नहीं दिखाना। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब मुझे कोई फाइल या कागजात तैयार रखने की जरूरत नहीं है? एकदम नहीं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ नहीं। सिर्फ अपने फोन या कंप्यूटर से 15 दिन की विंडो में डेटा सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है। नागरिक जो जानकारी देगा, सरकार पहले उस पर भरोसा करेगी। पर वेट, लोग तो कुछ भी भर देंगे, फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये डिजिटल फर्स्ट सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज को आधुनिक बना रहा है। बैकएंड पर डेटा एनालिटिक्स इलॉजिकल एंट्रीज को फ्लैग कर देता है। अच्छा, मतलब अगर कोई लिखे कि उसके घर में 20 लोग रहते हैं और सबकी उम्र 10 साल से कम है, तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा। एग्जैक्टली। सिस्टम उस अनोमली को फ्लैग करेगा और फिर हाउस टू हाउस फेज में क्रॉस चेक हो जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट्स के डेटा लेना प्रक्रिया को काफी तेज करता है। ये सच में ब्रिलियंट है। वैसे जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR का जिक्र भी आता है। लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। सही बात है, पर हमारी सोर्सेज बताती हैं कि NPR को अपडेट करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, ये क्लियर रखना जरूरी है। अभी पूरा ध्यान सिर्फ सेंसस 2027 पर है। ठीक है, तो डिजिटल फर्स्ट सिस्टम तेज है, पर भारत जैसे विशाल देश में सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, सर्वर ही क्रैश हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके स्केल और अलग अलग राज्यों के रोलिंग शेड्यूल पर। ये काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा है। 36 स्टेट्स और UTs कवर करने हैं, 784 जिले। मुझे ये शेड्यूल किसी मैसिव रिले रेस की तरह लगा। रिले रेस कैसे? जहां एक राज्य अपना काम खत्म करता है और मशाल दूसरे राज्य को पास कर देता है। जैसे डेट्स पर ध्यान दीजिए। बताइए। सबसे पहले दिल्ली का NDMC इलाका, गोवा और कर्नाटका। यहां सेल्फ एन्यूमरेशन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। और फिर 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउस टू हाउस जाएंगे एन्यूमरेटर्स। एग्जैक्टली। फिर बातों के पास आती है मध्य प्रदेश और हरियाणा को। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल्फ, और फिर 1 मई से 30 मई तक घर घर। और पंजाब का स्केड्यूल इसके ठीक बाद आता है ना। 30 अप्रैल से 14 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन और 15 मई से 13 जून तक हाउस टू हाउस। सही। फिर महाराष्ट्र और राजस्थान 1 मई से 15 मई ऑनलाइन और 16 मई से 14 जून ऑफलाइन। और सबसे आखिर में आता है उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। हाँ, UP में 7 मई से 21 मई तक सेल्फ और 22 मई से 20 जून तक हाउस टू हाउस। मैं सोच रहा था UP को आखिर में क्यों रखा गया है, जबकि वहां उस वक्त सबसे तेज गर्मी होती है। लॉजिस्टिकली ये कितना बड़ा चैलेंज है ये समझना होगा। इतने बड़े भौगोलिक और मौसम से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही ये स्टैगर्ड अप्रोच अपनाई गई है। मतलब सर्वर लोड का इशू? हाँ, सबसे पहला तो सर्वर लोड ही है। UP का ट्रैफिक इतना ज्यादा होगा कि शुरू में मैनेज करना मुश्किल हो जाता। और दूसरा रीजन? दूसरा है खेती। अप्रैल और मई के शुरू में नॉर्थ इंडिया में गेहूं की कटाई होती है। अगर लोग खेत में काम कर रहे हैं तो गिनती कैसे होगी? ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फसल कटाई का टाइम। बिल्कुल, इसीलिए हर रीजन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक है। तो सब कुछ कितनी बारीकी से प्लान किया गया है। लेकिन जब प्लान इतना परफेक्ट लग रहा हो तो क्या हर जगह सब कुछ स्मूथली चल रहा है? यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ हम एक अपवाद पर आते हैं, एक एक्सेप्शन, वेस्ट बंगाल का स्टेटस। सही पकड़ा आपने। दस्तावेज कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के डेट्स अभी टू बी डिसाइडेड है। ऐसा क्यों? उनका नाम शेड्यूल में क्यों नहीं है फाइनल? क्योंकि सेंटर और वेस्ट बंगाल सरकार के बीच बातचीत अभी चल रही है। दरअसल किसी भी राज्य में काम शुरू होने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक जरूरी सेंसस नोटिफिकेशन जारी करनी होती है। और बंगाल ने अभी तक वो गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। राइट, वो अभी पेंडिंग है। देखिए, मैं थोड़ा चिंतित हूँ इस बात से।
क्या एक राज्य की देरी से पूरे 2027 के रिजल्ट्स पर असर पड़ सकता है? मतलब अगर देश के बाकी जगह आंकड़े इकट्ठा कर ले और एक स्टेट पीछे रह जाए? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि फेडरल ढांचे में सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कितना अहम होता है एक सफल सेंसस के लिए। तो क्या रिजल्ट्स डिले हो जाएंगे? देखिए, घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस नोटिफिकेशन को लीगल तौर पर जारी करने की आखिरी तारीख सितंबर 2026 है। अच्छा, मतलब अभी टाइम है उनके पास? हाँ, सेंटर के पास समय है इसे लीगल डेडलाइन से पहले सुलझाने का। तो अभी बस नेगोशिएशंस चल रही हैं। चलिए, ये तो अच्छी खबर है कि वक्त है अभी। और रिपोर्ट्स में एक और बहुत पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, इन सब का रिजल्ट आने का टाइम। रिजल्ट का टाइमलाइन काफी इंप्रेसिव लग रहा है। सच में इस पूरे मेहनत का पहला रिजल्ट 2027 के अंदर ही आने की उम्मीद है। ये सच में बड़ा बदलाव है। पहले तो डेटा आने में सालों लग जाते थे, क्योंकि पहले पेपर फॉर्म्स आते थे, उनको स्कैन करो, डेटा एंट्री करो। इस बार शुरू से ही सब डिजिटल है, सीधा सर्वर पर जाएगा डेटा। एनालिटिक्स लगाकर रियल टाइम में प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो डिस्कशन को समेटते हुए अगर हम देखें तो 2027 का सेंसस सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं बनने वाली। एकदम नहीं। ये 36 स्टेट्स, 784 डिस्ट्रिक्ट्स और लगभग 6,39,000 गांव की हाउसिंग और डेमोग्राफिक्स का एक्सरे होगा। और पहली बार इतने नए रूप में कास्ट का एक डिजिटल और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एक्सरे होगा, जिसके पहले नतीजे हमें 2027 में ही मिल जाएंगे। स्पीड और स्केल दोनों अपने आप में ऐतिहासिक होने वाले हैं। सही बात है। सुनते वक्त इस बात पर गौर किया जा सकता है कि अगर 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला देश सफलतापूर्वक डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन कर लेता है, वो भी बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट के, तो क्या ये आने वाले कल में भारत के प्रशासन और चुनाव जैसी बाकी पब्लिक आयोग का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? ओह वाह! एक ऐसी स्थिति जहां देश को कागज के रिकॉर्ड्स पर नहीं बल्कि नागरिकों के दिए गए डिजिटल डेटा और भरोसे पर चलाया जाए, ये सच में सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता है। एकदम पॉइंट की बात की आपने। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये ब्लूप्रिंट जमीन पर कितना सफल होता है। आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। नई अपडेट के साथ फिर बात करेंगे। जरूर। तब तक इस नए डिजिटल सेंसस के बारे में सोचते रहिए और अपनी तैयारी रखिए। खुदा हाफिज। नमस्कार।